तो लास्ट क्लास में हमने एक चैप्टर जो शुरू करा था, उस चैप्टर का नाम था फंडामेंटल्स। ठीक है, बेसिकली हमारा जो पहली किताब है उसका पहला चैप्टर होता है, उसको बोलते हैं फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, तो हल्का सा ब्रीफ याद दिलवा देता हूँ। पार्टनरशिप का मतलब होता है कि दो या दो से ज़्यादा लोग जो है वो मिलजुल कर काम कर रहे हैं, है ना। तो ऐसा हमने समझा था, ये दो या दो से ज़्यादा लोग जो है वो मिलजुल कर आपस में काम कर रहे होते हैं, बिजनेस कर रहे होते हैं, जिसमें इन लोगों को हम क्या बोलते हैं, पार्टनर्स, लेकिन इनको कलेक्टिवली बोलते हैं फर्म। ठीक है, तो ये हमने थोड़ा सा ऐसे लिखा था। बाकी फिर हमने फीचर्स लिखे थे, जिसमें हमने देखा था पहला मेन फीचर कि मैक्सिमम कितने पार्टनर्स होने चाहिए, 50। तो 50 से ज़्यादा पार्टनर्स नहीं हो सकते, है ना, मैक्सिमम 50। दूसरा हमने पॉइंट पढ़ा था कि प्रॉफिट की शेयरिंग ज़रूरी है, पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट को शेयर करना ज़रूरी है, लेकिन क्या लॉस को शेयर करना भी ज़रूरी है, तो करा था नहीं, ज़रूरी नहीं। तीसरा हमने इसमें फीचर लिखा था कि बिजनेस लॉफुल होना चाहिए। आप ड्रग्स की स्मगलिंग अगर कर रहे हो तो वो नहीं कर सकते, वो फिर बिजनेस पार्टनरशिप में नहीं माना जाएगा। तो बिजनेस आपका लॉफुल होना चाहिए, है ना, मतलब कानून के दायरे में होना चाहिए। चौथा फीचर हमने लिखा था कि पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट जो होता है वो ओरल भी हो सकता है, ओरल का मतलब होता है वर्बल, ऐसा बोल के मैंने बोला कि मैं और आप पार्टनर्स हैं, तो ये भी एग्रीमेंट ओरल हो गया। और या फिर एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है। रिटन का मतलब होता है ऐसा लिखित में, राइटिंग में। तो दोनों तरह के एग्रीमेंट्स जो होते हैं वो वैलिड होते हैं। और पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या था, म्यूचुअल एजेंसी। हाँ, म्यूचुअल एजेंसी का मतलब बताया था कि इसमें एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का काम कर देता है। तो किसी दिन मैं ऑफिस नहीं आऊँगा तो मेरा काम आप कर दोगे, जिस दिन आप ऑफिस नहीं आओगे तो आपका काम मैं कर दूंगा, तो इसको बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। ठीक है, बाकी इसके अलावा पार्टनर्स के राइट्स क्या होते हैं ये भी हमने पढ़े थे। तो ऐसे 5 मेन राइट्स बताए थे। यहाँ पर 5 राइट्स क्या क्या थे, आपसे बिजनेस के बारे में कंसल्ट करा जाएगा, नंबर 1। आप बुक्स ऑफ अकाउंट इंस्पेक्ट कर सकते हो, नंबर 2। आप प्रॉफिट शेयर करोगे, नंबर 3। आप किसी नए पार्टनर को आने से मना कर सकते हो, ये सबसे इम्पॉर्टेंट राइट था। तो इसका हमने एक एग्जाम्पल भी करा था। अगर 20 लोग में से 19 लोग कह रहे हैं कि पार्टनर को बुला लो, लेकिन एक मना कर रहा है, तो क्या पार्टनर आ सकता है, नहीं आ सकता। ठीक है, और 5वां राइट था कि पार्टनर रिटायर भी हो सकता है, मतलब पार्टनर फर्म को छोड़ सकता है। बाकी इसके अलावा एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट भी सिखाया था, जो सिर्फ पुराने बच्चों को ही थोड़ा समझ आएगा, कि क्या पार्टनरशिप एक सेपरेट अकाउंटिंग एंटिटी है, तो आप कहोगे हाँ, लेकिन क्या पार्टनरशिप एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, नहीं है। ठीक है, तो ये हमने एक इंटरेस्टिंग पॉइंट पढ़ा था। बाकी इसके अलावा हमने पार्टनरशिप डीड के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। पार्टनरशिप डीड का मतलब होता है कि भाई इसमें सब कुछ लिखित होता है, रिटर्न होता है, इसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशन रिटर्न होते हैं, पार्टनर्स के साइन भी होते हैं, स्टैंप भी लगा होता है, ठप्पा भी लगा होता है रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स का, और कानून का नाम भी लिखा था, इंडियन स्टैंप एक्ट 1899। बाकी इसको बनाना ज़रूरी होता है, वो हमने पढ़ लिया था। और इसके कुछ एलिमेंट्स होते हैं, वो भी हमने कुछ लिखे थे कि पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीज़ें होती हैं। पार्टनर का नाम क्या है, उनका घर का एड्रेस क्या है, बिजनेस का नेचर क्या है, बिजनेस की जगह कौन सी है, ये वो बहुत सारी चीज़ें थी। ठीक है, अब फिर लंबी गहरी सांस लो। अब 4 बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे थे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मुझे पता है आप भूल गए हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट तो था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो उसका डायग्राम देखकर याद कर लो, रटना मत। डायग्राम ये था कि फर्म जो होता है वो पार्टनर से पैसा लेता है, उसको बोलते हैं कैपिटल। तो बदले में फर्म पार्टनर को क्या देती है, इंटरेस्ट देती है, तो इसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दूसरा डायग्राम था इसका उल्टा। अब पार्टनर जो होता है वो फर्म से पैसा लेता है, विड्रॉ करता है, ड्राइंग, तो बदले में फर्म उससे क्या लेती है, इंटरेस्ट, इसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। फिर 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स भी समझाए थे, एक ड्राइंग क्या होता है और एक विड्रॉल ऑफ कैपिटल क्या होता है। तो ये याद है आपको, ठीक है, क्या था
ड्राइंग होता है किस नेचर का? टेम्परेरी नेचर का, कि आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए प्रॉफिट में से कुछ पैसे ले गए। लेकिन विड्रॉल ऑफ कैपिटल कौन से नेचर का होता है? परमानेंट नेचर का होता है, यानी कि आप अपनी कैपिटल को हमेशा हमेशा के लिए निकाल के ले गए, है ना। तो ये भी याद रखना था। फिर तीसरी इम्पॉर्टेंट मतलब तीसरा बेसिक कॉन्सेप्ट था इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फर्म। फर्म ने पार्टनर को लोन दिया था, तो बदले में वो पार्टनर से क्या ले रही है? इंटरेस्ट ले रही है। और चौथा बेसिक कॉन्सेप्ट था इसका उल्टा, कि फर्म ने पार्टनर से लोन लिया, तो इसके बदले में वो क्या पे कर रही है? इंटरेस्ट पे कर रही है। तो हमने यहाँ तक 4 चित्र बना लिए थे। चलो ठीक है, तो आज नए पेज से शुरू करना आप, नई हेडिंग के साथ, ठीक है। तो आज की हेडिंग डालना है आपको, आज छोटे छोटे पहले कुछ टॉपिक्स करेंगे। सबसे पहले स्टार डाल के लिखना है इफ पार्टनरशिप डीड is silent or does not have a clause in respect of the following, in respect of the following, comma, then provisions of Indian Partnership Act, 1932 will apply. Then provisions of Indian Partnership Act 1932 will apply. ठीक है, तो ये पूरी एक तरह से हेडिंग है और इस पर आप इंपॉर्टेंट भी मार्क कर लेना। इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट को हाईलाइट कर लेते हैं या ब्लॉक बना लेना। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, ठीक है, या डज नॉट हैव अ क्लॉज इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग, तो वो अभी समझाता हूँ। या फिर उसमें क्लॉज ही नहीं है, तो फिर क्या होगा? तो फिर प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल अप्लाई, मतलब इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं कानून। ठीक है, तो पूरा कंटेक्स्ट क्या है वो समझा देता हूँ, ध्यान से सुनना। तो पार्टनरशिप डीड तो आपको याद है, वैसे क्या थी पार्टनरशिप डीड बताओ? कंडीशंस आर रिटन, है ना। तो पार्टनरशिप डीड जो थी वो एक रिटन एग्रीमेंट था जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती। तो जैसे अभी रिसेंटली की बात है, मैंने अभी किसी के साथ एक पार्टनरशिप करी थी, ठीक है, और हम बैठ के एक दिन पहले हमने पहले टेलीफोन पे बात करी और हमने सोचा कि भाई पार्टनरशिप में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो हमने खूब सारी टर्म्स सोची, पहले हमने खूब सारी टर्म्स सोची। मैंने कहा कि मुझे 50% प्रॉफिट चाहिए, है ना, तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर हमने और भी बहुत सारी चीज़ें सोची कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, अगर ऐसा होगा तो ये करेंगे, वैसा होगा तो ये करेंगे। तो हमने खूब सारी टर्म्स एंड कंडीशन इसमें लिख ली। लेकिन आप ये बताओ कि क्या ये ज़रूरी है कि हम जब बैठ के सोचते हैं तो सारी बातें लिख पाएंगे उस समय? क्या कुछ भूल सकता हूँ मैं? भूल जाते हैं, कई बार हो जाती है गलती, नहीं क्लिक करा। तो इसी तरह जब पार्टनरशिप डीड के अंदर कभी कभी कुछ चीज़ें हम लिखना भूल जाते हैं, या किसी किसी बातों के बारे में हम पार्टनरशिप डीड में लिख नहीं पाते, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं कि पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट का मतलब है कि कुछ बातों के बारे में डीड में नहीं लिखा होता, तो कुछ बातें हम डीड में लिखना क्या हो जाते हैं? भूल जाते हैं। अब कुछ बातें अगर आप डीड में लिखना भूल गए तो पता है फिर क्या होता है? फिर कानून कहता है कि अब जो मैं बोलूंगा वो मानना पड़ेगा। तो अगर आप डीड में कुछ बातें लिखना भूल गए तो फिर आपको किसकी बात माननी पड़ेगी? कानून की। और कानून को इंग्लिश में कहते हैं
इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, मतलब इस कंटेक्स्ट में कानून का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो हमारे सिलेबस में 6 बातें हमें सिखाई जाती हैं कि भाई अगर ये 6 बातें हम भूल गए तो फिर कानून की बात माननी पड़ेगी। अब वो लिखते हैं, तो ये डायग्राम मत बनाना आप, अब वो मेरे साथ मेन पॉइंट्स लिखना कि भाई क्या है कानून की वो 6 बातें। ठीक है, तो लिखो नंबर 1। पहला तो है जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इसके ब्रैकेट में अगर लिखना है अपने समझने के लिए तो आप लिख सकते हो बेसिक कॉन्सेप्ट नंबर 1। ये कौन सा कॉन्सेप्ट था आपका, याद है ना, पर जब आपकी लास्ट क्लास में सिखाया था परसों, ये बेसिक कॉन्सेप्ट कौन सा था, 1। सेकेंड पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इसके ब्रैकेट में अगर लिखना चाहते हो अपने मतलब लिंक बनाने के लिए तो लिख सकते हो बेसिक कॉन्सेप्ट नंबर 2। ये भी आपको लास्ट क्लास में डायग्राम बनवाया था। इसके अलावा नंबर 3, सैलरी या ऑब्लिक कमीशन टू पार्टनर। ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं था तो इसको ऐसे ही लिख लो बस, सैलरी या ऑब्लिक कमीशन टू पार्टनर। 4th, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसका भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं था तो ऐसे ही लिख लो। 5th, इंटरेस्ट ऑन लोन टू फर्म, ब्रैकेट में बाय पार्टनर। ये कौन सा था आपका, कॉन्सेप्ट नंबर 4। हाँ, इंटरेस्ट ऑन लोन टू फर्म बाय पार्टनर। और छठा, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फर्म, ब्रैकेट में टू पार्टनर। ये कौन सा कॉन्सेप्ट था, 3, जो लास्ट क्लास में हमने बनाया था। तो ये ब्रैकेट में हम रेफरेंस के लिए लिख रहे हैं ताकि ना आप मेरे बाल नोचने आओ ना मैं आपके बाल नोचने आऊँ कि भाई आप कह दो ये क्या है ना। तो इसीलिए मैंने लिख दिया अपनी सुरक्षा के लिए कि ये 4 कॉन्सेप्ट पिछली कक्षा वाले हैं। ठीक है, तो ये 6 बातों के रूल्स लिखने हैं हमको। ये 6 बातें हैं। तो एक है, मतलब मैं बोल देता हूँ जब तक आप लिख रहे हो, एक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, एक है सैलरी या कमीशन टू पार्टनर, एक है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एक है इंटरेस्ट ऑन लोन और आखिरी भी है इंटरेस्ट ऑन लोन। बस हाँ, एक है कॉन्सेप्ट 4 वाला, एक कॉन्सेप्ट 3 वाला। तो कानून ने हमें इन 6 बातों के रूल्स बता रखे हैं। कानून ने 6 बातों के रूल्स बता रखे हैं, तो लिखवाऊं कानून के रूल। ठीक है, तो ऊपर से 1 से लिखते हैं पहले। तो 1 के आगे लिखना है डैश डाल के। तो कानून ने ये रूल बना रखा है कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है ना, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो हम कितने % इंटरेस्ट देंगे पार्टनर को, बताओ। मतलब कानून ने क्या बता रखा है कि कितने % इंटरेस्ट देंगे पार्टनर को, 0 सही कह रही है मैडम, बिल्कुल। तो निल लिखना है भाइयों, कानून में इसका रूल दे रखा है निल। ठीक है, तो अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो हम कितना इंटरेस्ट देंगे पार्टनर को, 0। ये कानून में दे रखा है। ठीक है, सेकंड कानून, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो कितने % इंटरेस्ट लोगे, 0। ठीक है, तो कानून ने कह रखा है बिल्कुल सही 0, निल। ठीक है,
तीसरा कानून, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो कितनी सैलरी दोगे पार्टनर को या कितना कमीशन दोगे पार्टनर को? तो कानून ने कितना बोल रखी है, कितनी सैलरी दोगे महीने की या कितना कमीशन दोगे महीने का? तो कानून ने बोल रखा है निल। हाँ, कोई सैलरी कोई कमीशन नहीं मिलेगा, ये कानून बोल रहा है। तो प्यारे बच्चों, अब मेरे बाल मत नोचना कहीं आपको सर ये क्या कह रहे हो। ये बातें मैं नहीं कह रहा हूं, ये बातें कौन कह रहा है बताओ, ये बातें कौन सिखा रहा है? पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये कानून में लिखी हुई है, तो मैं भी चेंज नहीं कर सकता, मेरे हाथ भी बंधे हुए हैं। अच्छा, चौथा कानून, पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? मतलब अगर 2 पार्टनर हैं तो 50-50, और अगर 3 हैं तो, और अगर 4 हैं तो 25-25, और 5 हैं तो 20-20-20-20। ठीक है, तो ये सही है, कानून बिल्कुल इक्वली राइट। तो कानून कहता है कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो फिर प्रॉफिट का बंटवारा इक्वल होगा, इक्वल बराबर, सबको मतलब बराबर प्रॉफिट मिलेगा। ऐसा नहीं कि मैं ज़्यादा आप कम या आप ज़्यादा मैं कम। उसके बाद पांचवा और छठा ना थोड़ा कंफ्यूजन वाला पॉइंट होता है क्योंकि दोनों में इंटरेस्ट ऑन लोन है। तो मैं एक बार पुराने कॉन्सेप्ट पे जा रहा हूँ जस्ट फॉर द रेफरेंस। जो कॉन्सेप्ट 4 था एक बार देख कर आते हैं, वो कौन सा था, एक बार पीछे देख कर आते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन जो कॉन्सेप्ट 4 था है ना, वो क्या लिखा था कि वो एक्सपेंस था। दिख गया आपको? दिख गया भाइयों? तो यहां दोबारा से लिख देता हूं, ये एक्सपेंस था। तो कानून ने क्या कह रखा है कि भाई अगर मान लो पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो कितना इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा, बताओ कितना ब्याज देना पड़ेगा अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो? बताओ कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा आपको? 6%, बिल्कुल सही, पर एनम 6% पर एनम। अच्छा, पर एनम लिखने का कोई यूज है या एवं ही है वर्ड्स? यूज है कह रही है मैडम। क्या यूज है मैडम? ठीक है, चलो ठीक है, तो इसका मतलब मैडम होशियार हैं, वेरी गुड। तो 6% पर एनम में पर एनम का यूज होता है, क्योंकि अगर पर एनम नहीं लिखा तो फिर आप सीधा 6% कैलकुलेट कर दोगे। लेकिन पर एनम लिखने का मतलब होता है कि आपको मंथ्स का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे आप क्लास 11th में डेप्रीसिएशन चैप्टर में ध्यान नहीं रखते थे, है ना। अगर 8 महीने पहले मशीन खरीदते थे तो कितने मंथ्स का डेप्रीसिएशन लगाते थे? 8 महीने। तो ये पर एनम वर्ड्स भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो मतलब ध्यान रखना है, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। अच्छा, उसके बाद छठा और आखिरी कानून, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फर्म। पहले तो बताओ ये क्या था? रेवेन्यू। मतलब अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो कितना इंटरेस्ट, मतलब हिंदी में लिख रहा हूं, कितना ब्याज लोगे? बताओ। तो कानून में क्या दे रखा है कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो कितना ब्याज लोगे, कितना इंटरेस्ट लोगे? तो 0 मैडम जो कह रही है वो सही कह रही है, तो फिर कुछ नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट निल, ठीक है। तो ये कानून में लिखा हुआ है। तो आपको बेसिकली 6 कानून की बातें याद करनी है, तो ये एग्जाम में आ जाता है। तो 6 बातें कानून में लिखी हुई हैं, तो 6 कानून हमें याद रखने हैं, है ना। तो ये कानून का पॉइंट हो गया एक तरह से। तो क्लियर हो गया कानून का पॉइंट, ठीक है ना। तो ये छोटे पॉइंट से, बट ये हमें ध्यान रखना है। तो पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है तो बेसिकली 6 कानून हैं जिनका हमें पालन करना होता है। चलो नेक्स्ट टॉपिक,
अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। अगले टॉपिक की हेडिंग डालनी है आपको, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम लिखना है आपको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वर्सेस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो ये मतलब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा आज, और ठीक है बहुत ध्यान से सुनना, इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है, रटना तो बिल्कुल भी नहीं है। तो बेसिकली मैं आपको दो टर्मिनोलॉजीज सिखाऊंगा आज। हम दो टर्मिनोलॉजीज पर डिस्कशन करेंगे, एक का नाम है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एक का नाम है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो पहले एक फ़नी स्टोरी सुनाऊंगा ताकि फिर अपनी बातों को बाद में मतलब थोड़ा सा इसमें फिट कर सकूं। तो हम एज्यूम कर लेते हैं, जैसे घर में पापा को एज्यूम कर लो या अपनी मम्मी को एज्यूम कर लो, मतलब किसी भी ऐसे व्यक्ति को एज्यूम कर लो जो घर से बाहर जाता है, ऑफिस में काम करता है और दिन रात मेहनत करके पैसे कमा के घर लेकर आता है। ठीक है, तो अपने पेरेंट को आप ऐसे कहानी में विजुअलाइज कर लेना। तो मान लेते हैं ये ऑफिस है जहाँ पर हमारे पापा काम करते हैं। ठीक है, अब पापा ऑफिस से निकले और पापा के पास हैं 1 लाख रुपए। कितने रुपए? 1 लाख रुपए। ठीक है, अब यहाँ हमारा घर है, ये है घर, होम। अब घर में पत्नी भी है, बड़ा बेटा भी है, छोटा बेटा भी है, एक छोटा कुत्ता भी है ना। तो घर में परिवार में 4 सदस्य हैं मान लेते हैं। तो अब पापा जो है ऑफिस से निकल रहे हैं, पापा के पास कितने रुपए हैं? 1 लाख रुपए हैं। ठीक है, अब जब पापा घर पहुंचते हैं, घर पहुंचने के रास्ते में कुछ राक्षस मिलते हैं। कौन मिलते हैं? राक्षस का मतलब पता है आपको कौन होता है? बताओ। राक्षस का मतलब होता है दानव, दानव का मतलब होता है दैत्य, दैत्य का मतलब होता है मॉन्स्टर। हाँ, लोग होते हैं लेकिन ये हैं बहुत खतरनाक लोग, इसीलिए इनको राक्षस लिख रहा हूँ। ठीक है भाई, जैसे लोग तो हैं लेकिन लोगों के मुखौटों के पीछे एक्चुअल में कौन है? राक्षस है। ठीक है, ऐसा सोचना है। ठीक है, तो ये राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, ऐसा सोचना है। तो राक्षस का नेचर क्या होता है वो बताता हूँ। हाँ, एक बच्चे ने ऑनलाइन की चीते ने भेजा गुंडे हैं। ठीक है, गुंडे मान लो, चलो तो कुछ भी समझ लो, मतलब आप गुंडे समझ लो, राक्षस समझ लो, कुछ भी समझ लो, मतलब कि ये बहुत ही निर्दयी लोग हैं। ठीक है, सेल्फिश लोग हैं रास्ते में जो मिलते हैं। ठीक है, तो अब देखो कहानी है, तो आप तो पहले भी फनी पार्ट समझो। अब ये जो राक्षस होते हैं, अब ये कौन लोग होते हैं? पहला राक्षस कहता है कि भाई मुझे 40,000 रुपये चाहिए। दूसरा राक्षस कहता है भाई मुझे 10,000 रुपये चाहिए। तीसरा राक्षस कहता है मुझे 20,000 रुपये चाहिए। ये ऐसे राक्षस हैं कि जिनको मतलब पापा कुछ नहीं कर सकते, इनको पैसे देने पड़ेंगे, बिना इनको पैसे दिए पापा आगे नहीं जा सकते। अब बच्चा मन में सोचे सर भाई मेरे पापा तो हीरो हैं, वो तो गुंडों को मार देंगे, है ना। तो ऐसा नहीं है, कहानी में ट्विस्ट ये है कि भाई ये राक्षस जो हैं, ये गुंडे जो हैं, इनको आपको पैसे देने पड़ेंगे, नहीं तो ये पापा को आगे जाने ही नहीं देंगे। चलो तो अब थोड़ी सी मैथमेटिक्स करो। तो भैया 3 राक्षस मिल गए रास्ते में। ठीक है, तो तीनों राक्षसों को तो पैसा पापा को देना ही पड़ेगा। अब पैसा देने के बाद जब पापा घर पहुंचेंगे तो बताओ पापा के हाथ में कितने रुपए हैं? ठीक है, कर ली मैथ्स? कितने हैं? 30,000। चलो वेरी वेरी गुड, मैं भी लिख लेता हूँ इधर। तो पापा के हाथ में कितने रुपए हो गए? 30,000। तो पापा फाइनली घर पहुंच गए एट होम 30,000 रुपए लेके। अब घर में बताओ, घर में राक्षस मिलेंगे या घर में कौन मिलेगा? मतलब देवता कह लो, घर के परिवार के सदस्य कह लो, तो घर में तो कौन मिलेगा? घर के लोग मिलेंगे, है ना। अब घर में तो जब पापा आएंगे तो हो सकता है इस 30,000 में अपनी पत्नी को कहें कि ये लो 5,000 की साड़ी तुम्हारे लिए, अपने बड़े बेटे को कहें कि ये लो 6,000 के जूते तुम्हारे लिए, अपने छोटे बेटे को कहें ये लो तुम्हारे लिए PS4 लाया हूँ 4,000 का,
और मतलब इस तरह से घर में तो पापा के पास जो भी पैसे होंगे वो किसके बीच में बांट देंगे, फैमिली के बीच में बांट देंगे। हो सकता है थोड़े से अपने पास भी पापा रख लें, जैसे बच गए यहाँ पे, ठीक है। पहले आपको ये फनी कहानी तो समझ ही आई गई होगी, इसमें तो समझना क्या, तो एक स्टोरी चल रही है, ठीक है। पहले इतना कहानी क्लियर होगी, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, जो वो 1 लाख रुपए मैंने वहां लिखे थे ना पापा के पास, इसको आप समझ लो एक प्रकार से कि ये, अब अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजीज यूज कर रहा हूं, ये होता है एक तरह से ग्रॉस प्रॉफिट। ये क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट। लेकिन रास्ते में जो ये गुंडे मिलते हैं, रास्ते में जो ये राक्षस मिलते हैं, रास्ते में जो ये खर्चे मिलते हैं, मतलब मैं एग्जैक्ट अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी लिख रहा हूं, खर्चा, हाँ, ये जो खर्चे मिलते हैं रास्ते में, इन्हें कहा जाता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इन गुंडों को क्या कह सकते हैं हम, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, क्योंकि ये पापा के पैसे छीनने आए हैं। इनका मकसद ही क्या होता है, पैसा छीनना, पापा से पैसे छीनने, पापा के पैसे कम करने, इनका मकसद होता है। तो इसीलिए इनको बोला जाता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। जैसे सांड होता है, उसको लाल कलर दिखाओ तो वो चार्ज करता है ना उस पर, तो ऐसे ये वो गुंडे हैं जो प्रॉफिट देखकर उसके पीछे क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। तो इनका उद्देश्य है पापा का प्रॉफिट कम करना, तो इन्हें बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब पापा कितने रुपए घर लेकर पहुंचे, 30,000 रुपए, वेरी वेरी गुड। तो इस 30,000 रुपए को बोलते हैं जी, वेरी गुड, नेट प्रॉफिट। हालांकि ये टर्मिनोलॉजीज क्लास 11th में भी आपने सुनी तो होंगी, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। यहां थोड़ा सा और एंगल बदल के समझ रहे हैं, बट समझ आ रहा है जी। अब जो 30,000 रुपए पापा घर लेकर पहुंचे, जिसको हम कह रहे हैं नेट प्रॉफिट, उस प्रॉफिट में से मान लो मेरे को थोड़ी देर पापा समझ लो, तो मेरे पास 30,000 रुपए, उस प्रॉफिट को अगर मैं अपने बच्चों के बीच में, आपके बीच में बांटूंगा कि ये लो 5,000 की साड़ी तुम रख लो, 4,000 की चॉकलेट तुम रख लो, 3,000 का गेम तुम रख लो, तो जब मैं ये अपने बच्चों के बीच में प्रॉफिट बांट रहा होता हूं, तो इस बांटने को कहते हैं, ये देखो, ये जो बांट रहा हूं मैं अपने घर में प्रॉफिट्स बांट रहा हूं, इस बांटने की प्रक्रिया को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन का मतलब ही होता है बांटना, हाँ, एलोकेशन, राइट कह सकते हो, लेकिन टर्मिनोलॉजी होती है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो इस स्टोरी में जब पापा घर में बंटवारा करते हैं पैसों का, प्रॉफिट का, तो उसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। लेकिन जब पापा रास्ते में गुंडों को पैसे दे रहे होते हैं प्रॉफिट में से, तो गुंडों को क्या कहते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है। बिजनेस में, हाँ, बोलेंगे, बिल्कुल सही। तो मैंने इसीलिए वो ऊपर वर्ड यही लिखा था कि खर्चा, खर्चा मतलब जो भी बिजनेस के एक्सपेंसेस होंगे उनको हम क्या बोल सकते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोल सकते हैं, बिल्कुल सही, ठीक है। तो पहले समझ आ गई स्टोरी, ठीक है। तो ये ड्राइंग मत बनाना, अब आप तो सीधा हेडिंग के नीचे, हेडिंग लिखी थी ना, तो उसी के नीचे अपना पेज को ऐसा हाफ कर लो, है ना। तो लेफ्ट साइड में हम लिखेंगे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की मतलब मीनिंग, और उधर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, है ना। तो दोनों का मीनिंग यहाँ पर अब लिखते हैं, लेकिन हम स्टोरी समझ गए। अच्छा, एक छोटा सा कॉलम और बना देता हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा एग्जामिनर को, बेसिस वाला भी, हाँ वो इधर लिख देंगे। तो पहला बेसिस लिख लेते हैं नेचर, हाँ, कि भैया नेचर क्या है। तो इसमें लिखना है बिल्कुल वही जो मैडम ने भी बोला, वही कीवर्ड है, इट इज एन एक्सपेंस, ठीक है। एक्सपेंस को बादल बना लेते हैं, तो ये एक्सपेंस है, इट इज एन एक्सपेंस। और एप्रोप्रिएशन का क्या मतलब है वो भी सुन लेते हैं कीशु भाई ध्यान से। एप्रोप्रिएशन का हिंदी में मतलब था बांटना, है ना। तो जब पापा घर में बेसिकली प्रॉफिट बांट रहे हैं उसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन। तो अब उस उधर मीनिंग लिखते हैं। तो एप्रोप्रिएशन में लिखना, इसका नेचर क्या है, इट मीन्स
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट। तो इसमें बादल बना लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड को, ठीक है। तो आप ऐसा समझ लो कि आप मंदिर गए मंगलवार को बूंदी का प्रसाद चढ़ाने, रास्ते में 2 गुंडों ने आपको थप्पड़ मार के आपके 20 रुपए ले लिए, तो वो गुंडे कौन है? एक्सपेंस, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। फिर जो बचा हुआ बूंदी का प्रसाद आपने बांटा घर आके, तो वो बांटने को क्या कह रहे हैं? एप्रोप्रिएशन। बस ये कीवर्ड्स है पहले। तो सेकंड पॉइंट। अब सेकंड जो है वो रिकॉर्डिंग है, वो अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा, लेकिन लिख लेते हैं फिलहाल कि इसको रिकॉर्ड कहाँ करते हैं, एक्सपेंस को कहाँ रिकॉर्ड करते हैं। हालांकि ये भी आपने 11th में तो पढ़ा ही है। हाँ, तो ये तो एक्सपेंस है, डेबिट साइड होगा। बिल्कुल सही, तो बिल्कुल सही कह रही है मैडम, यही लिखना है कि इट इज डेबिटेड इन P&L अकाउंट, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना, बचपन में आपने बनाया था 11th में, तो उसमें डेबिट साइड पे लिखते हैं। और एप्रोप्रिएशन हम सीखेंगे इस चैप्टर में आगे अभी फिलहाल, लेकिन लिख लो इट इज डेबिटेड। हाँ, अब इसको हम डेबिट करते हैं इन, एक नया अकाउंट सीखेंगे अभी हम, उसको बोलते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। वो आप इस साल 12th में पहली बार सीखोगे, तो अभी बस नाम लिख लो, फिर तो सीख ही जाओगे। खैर, तो इसको बोलते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो दोनों को अलग अलग जगह पर रिकॉर्ड करते हैं, है ना, क्योंकि वो राक्षस है, गुंडे हैं, और वो तो घर के बच्चे हैं या डिस्ट्रीब्यूशन है। और तीसरा बेसिस भी लिख लेते हैं एग्जाम्पल्स, यानी कि कुछ उदाहरण, गुंडों के उदाहरण। तो एग्जाम्पल में लिखते हैं रेंट पेड कॉमा मैनेजर कमीशन है ना, एटसेट्रा। बस 1-2 ही लिखने, ज़्यादा नहीं। तो ये सब क्या है? एक्सपेंस है। और उसके एप्रोप्रिएशन के एग्जाम्पल अभी लिख लो, समझ चाहे ना भी हैं, अभी तो सीखना है क्योंकि 12th क्लास में सीखोगे आप। लेकिन एप्रोप्रिएशन के एग्जाम्पल देखना, लेकिन हाँ देखना, ध्यान से ऑब्जर्व करना। इसमें मैं जो भी लिखूंगा तो देखना वो पैसा मैं घर में दे रहा हूँ। अभी देखना ध्यान से, जैसे मैं क्या लिख रहा हूँ, देखो लिख रहा हूँ सैलरी टू पार्टनर। तो सैलरी किसको दी? पार्टनर को। दूसरा एग्जाम्पल देखना, कमीशन टू पार्टनर। कमीशन किसको दे रहा हूं? पार्टनर को। तीसरा एग्जाम्पल देखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर। इंटरेस्ट किसको दे रहा हूं? पार्टनर को, है ना। बस एटसेट्रा। तो बताओ इसमें पैसा किसको दे रहा हूं? पार्टनर को, है ना। तो पार्टनर मतलब घर का आदमी, पार्टनर मतलब घर का बच्चा, है ना। हाँ, तो इसीलिए जब हम पार्टनर को कुछ भी देते हैं, है ना, पार्टनर को जब हम सैलरी देते हैं, पार्टनर को जब हम कमीशन देते हैं, पार्टनर को जब हम इंटरेस्ट देते हैं, तो पार्टनर को आप गुंडा थोड़ी ना कहोगे। पार्टनर तो कौन है? अपनी फर्म का मेंबर है, अपनी फर्म का एक तरह से घर का बच्चा है। तो वहाँ पर जो भी चीज़ें दी जा रही हैं वो किसको दी जा रही हैं? घर के अंदर दी जा रही हैं, पार्टनर को दी जा रही हैं। और चार्ज का मतलब होता है कि जो रास्ते के गुंडे हैं उन्हें आप पैसे दे रहे हो, या एक्सपेंस। तो समझ आया पहले कॉन्सेप्ट? तो मतलब किसी भी तरह से सीखो, किसी भी तरह से समझो, चाहे कहानी से समझो, चाहे लॉजिक से समझो, चाहे रट के समझो, बट आपको ये समझ आ गए दोनों टर्म्स में क्या डिफरेंस है। तो जो एक्सपेंस होते हैं, जो हम आउटसाइडर्स को दे रहे हैं एक तरह से, वो है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। लेकिन जो घर में हम पैसों का बंटवारा कर रहे हैं, मतलब पार्टनर्स को दे रहे हैं, वो जो छोटे छोटे बच्चे बनाए वो भी लिख देता हूँ, वो सब पार्टनर्स हैं। तो जो भी आप पार्टनर्स को दे रहे हो
उसको क्या बोलेंगे हम? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो ये दो टर्म्स क्लियर हो गई। चलो, तो ये बहुत काम आएंगी आगे जाके जब बढ़ेंगे। तो ये भी एक टॉपिक था छोटा सा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। वो मैडम धीरे धीरे करते हैं। देखो, आपने स्कूल में ज़्यादा पढ़ लिया है ना, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि सबने ज़्यादा पढ़ लिया है ना। तो सारे पत्ते धीरे धीरे डिस्क्लोज करेंगे। अगर आज ही पूरी मैंने ताश की गड्डी खाली कर दी तो फिर तो बच्चा मेरे बाल नोचने आ जाएगा। तो अभी जितना सिखाया उतना सबको क्लियर है। बाकी कितने पत्ते खोलने हैं वो भी मेरे पे छोड़ो, ठीक है। चलो, तो ये भी हो गया जी एक टॉपिक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अगला टॉपिक। इसमें लिखना है जी अगले टॉपिक में आपको, ये भी एग्ज़ाम में आया था एक बार, मतलब इसके अंदर से कुछ, इस हेडिंग का नाम है इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, तो इसको मतलब आप मार्क कर रहे हो ना, तो साथ साथ साइड में ये मेंशन कर लेना इसमें 1 मार्क्स। तो इसमें 2-3 पॉइंट्स ही लिखने होते हैं, लेकिन हर पॉइंट कोई भी 1 नंबर का आ सकता है, 1 मार्क्स का। ठीक है, तो वो तो सम्यक भाई हमने 11th में पढ़ा था ना, एक्सपेंस को कहाँ डेबिट करते हैं। सम्यक बाबू पूछ रहे हैं कि एक्सपेंस को सर आपने पीएनएल में क्यों डेबिट करा। तो ये तो 11वीं कक्षा में ही पढ़ लिया था। एक्सपेंसेस जो होते हैं, खर्चे, उनको हम पीएनएल अकाउंट में डेबिट कर देते हैं। ठीक है सम्यक बाबू। चलो, तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन लिखते हैं, बड़े सिंपल से हैं। If all partners agree, comma, a minor can be admitted, a minor can be admitted into the partnership, for the benefit of partnership, for the benefit of partnership। ब्रैकेट में आप लिख सकते हो सेक्शन 30 और माइनर को हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मतलब एग्जाम में एक पॉइंट आया था 1 नंबर का कि क्या हम किसी माइनर को पार्टनर बना सकते हैं। माइनर मतलब होता है बिलो 18 ईयर्स। हाँ ठीक है, तो माइनर मतलब हो गया कोई बिलो 18 ईयर्स का बच्चा। तो मान लो आप अभी 18 साल से कम की आयु के हो, है ना, और आप माइनर हो मान लो, तो क्या आपको कोई पार्टनरशिप फर्म अपने साथ पार्टनर बना सकती है? बताओ। हाँ, तो इसमें ये लिखा है कि इफ़ ऑल पार्टनर्स एग्री, अगर सब जने, तीनों जने एग्री हैं, कह रहे हैं हाँ 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 इसको पार्टनर बना लेते हैं, और ये तो शाहरुख खान का बेटा है, अगर इसको पार्टनर बना लिया तो इससे तो हमारी पार्टनरशिप का बहुत भला होगा। तो अगर सारे पार्टनर्स एग्री कर जाते हैं और उन्हें लगता है कि इससे तो पार्टनरशिप का बहुत भला हो जाएगा, तो फिर वो उसको भी पार्टनर बना सकते हैं। तो ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा कानून में लिखा हुआ सेक्शन 30 कह रहा है। ठीक है, तो समझ आ गया पॉइंट। तो ये तो 1 नंबर का एक क्वेश्चन था छोटा सा। इसी तरह सेकंड पॉइंट, सेकंड प्रोविजन है रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म, रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म अंडर पार्टनरशिप एक्ट, 1932 इज। बताइए, फर्म को आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। रजिस्टर का मतलब है वही कि रजिस्ट्रार के पास जाके अपनी फर्म का नाम पता लगवा के ठप्पा ठुप्पा लगवाना पड़ेगा, स्टैंप,
तो रजिस्ट्रेशन करवाना जो है फर्म का अंडर द पार्टनरशिप एक्ट क्या है? इज, तो लिख लो जी ऑप्शनल। ठीक है, तो ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा था कि ऑप्शनल होता है, कंपलसरी नहीं होता। तो कई बार क्या होता है, ऑप्शन में बच्चों को कंपलसरी वर्ड दिखा देते हैं तो बच्चा जल्दी जल्दी में कंपलसरी पे टिक लगा देता है, कहता है हाँ कंपलसरी होगा भाई, लेकिन कंपलसरी नहीं है। आप अपनी फर्म को रजिस्टर अगर नहीं करना चाहते तो मत करो। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म इज ऑप्शनल। ठीक है, तो ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा कौन कह रहा है? हाँ, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट सेक्शन 69। तो अगर याद रहे तो लिख सकते हो, नहीं तो कोई नहीं, आप खाली इंडियन पार्टनरशिप एक्ट भी लिखकर छोड़ देना। इसके बाद एक और कानून, अगला इसमें लिखना जनरली कॉमा ए फर्म इज डिसॉल्व्ड, जनरली ए फर्म इज डिसॉल्व्ड, डिसॉल्व को अंडरलाइन कर लेते हैं, ऑन डेथ ऑफ अ पार्टनर, ऑन डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो ये भी एक छोटा सा ही पॉइंट है, मतलब जनरली का मतलब है कि भैया मान लो एक पार्टनरशिप फर्म है, उसमें 3 पार्टनर्स हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, ABC, और किसी एक पार्टनर की अचानक मृत्यु हो गई, ठीक है, ये मर गया, तो अब क्या होगा? तो डिसॉल्व मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। वैसे तो ना ये डीड में लिखा होता है, मतलब मैं पूरा प्रैक्टिकली बता देता हूँ। वैसे तो डीड में लिखा होता है, जैसे जनरली ऐसे लिखा होता है कि भाई अगर कोई मर गया तो फर्म चलती रहेगी, है ना, क्योंकि आज के ज़माने में किसी के मरने पर थोड़ी ना बिजनेस बंद कर रहे हैं, सही बात है ना, हम तो निर्दयी लोग हैं। तो हम डीड में पहले ही लिख देते हैं कि अगर कोई मर भी गया तो बिजनेस चलता रहेगा। लेकिन मान लो फॉर एग्जाम्पल ये डीड नहीं है, नहीं लिखा डीड में, मान लो देयर इज नो डीड या नो प्रोविजन, नहीं है, इस बारे में कुछ नहीं लिखा। अब बताओ, अब अचानक से कोई मर गया तो क्या होगा? हाँ, तो फिर कानून कह रहा है, पढ़ लो क्या कह रहा है, फिर डिसॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो अगर डीड में नहीं लिखा कुछ भी तो कानून ये मानता है कि भाई लोगों को निर्दयी नहीं रहना, तो फिर तो ये फर्म ही क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, मतलब डिसॉल्व हो जाएगी। अच्छा, बच्चा कहता है सर बाकी दोनों की क्या गलती? अब मान लो तीसरा पार्टनर मसूरी जा रहा था, उसकी खाई में गाड़ी गिर गई, तो बाकी दोनों क्या करें? अब फर्म डिसॉल्व हो गई, तो ऐसे थोड़ी ना। तो मतलब फर्म डिसॉल्व होने का मतलब ये कि भाई वो फर्म बंद हो गई, अगले दिन क्या होगा, ये दोनों अपना जाएंगे रजिस्ट्रार के पास, अपना नई फर्म रजिस्टर करवा के काम शुरू कर लेंगे, है ना। तो वो अलग की बात है। लेकिन हाँ, कानून के हिसाब से अगर बस मैं अपने आंसर को पकड़ूं तो अगर डीड में कुछ नहीं लिखा तो किसी भी पार्टनर के मरने पर क्या हो जाएगा, फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है, ये कानूनी बात है, मैं लॉयर नहीं हूं तो मुझे नहीं पता, समझ गए। तो मेरे से ना बच्चा जैसे ही मैं कानून के कुछ 1-2 पॉइंट लिखवाता ना, तो बच्चे की खुराफाती दौड़ती है। बच्चा कहता है सर अगर ये हुआ तो क्या होगा, अगर वो क्या हुआ तो क्या होगा। तो मुझे भी कानून नहीं पता वैसे, टू बी ऑनेस्ट, है ना। तो पूरा पार्टनरशिप एक्ट पढ़ के बैठ के मैं हाँ लॉयर की क्लासेस तो लगा नहीं रहा, तो हमें तो मुंशीगिरी सीखनी है। ठीक है, बट आपको तीनों पॉइंट क्लियर हो गए? चलो ठीक है, तो ये मतलब एक छोटा सा टॉपिक था, कई बार पूछ लेता है। तो अब इसके आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसका भी हाँ सेक्शन लिख लेते हैं, बिल्कुल सही बात है, इसका सेक्शन भी मेंशन कर लो भाइयों बहनों। कानून में इसका सेक्शन है 35, मतलब वही ना, तो कानून में दे रखा है, तो अगर आप देखोगे तो कानून में ये बात दे रखी होगी। चलो अब एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, ये होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ताकि आप मतलब इंटरनेट पे जाकर ढूंढोगे या किताब में ढूंढोगे। तो लिखो, क्वेश्चन है व्हाट आर द लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर। जैसे मैंने आपको क्या पढ़ाए थे, मैंने आपको राइट्स पढ़ाए थे,
याद है? मैंने आपको क्या पढ़ाए थे? राइट्स, है ना? तो इसी तरह पार्टनर्स के ऊपर कुछ लाइबिलिटीज भी होती है। लाइबिलिटीज का मतलब होता है बर्डन या ऑब्लिगेशंस, है ना? जैसे अधिकार मिलते हैं हमें, तो अधिकार के साथ साथ हम पर कुछ बाधाएं भी हैं, हम पर कुछ ऑब्लिगेशंस भी होती हैं। ठीक है, तो दो होती हैं। तो ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, मतलब आप आराम से इसको ढूंढना किताब से और लिखना, ताकि थोड़ा सा आज का होमवर्क भी तो मिल जाए। बट सर लिख लिया सबने क्वेश्चन? तो आपको लाइबिलिटीज़ लिखनी है कि भाई पार्टनर की लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं। ठीक है, किताब से ढूंढ के लिखना, अपने आप नहीं समझ आएगा। चलो, तो अब इसके बाद आप नए पेज पर आ जाओ। आज थोड़ी सी अकाउंटिंग सीखेंगे। तो पेज पर, नए पेज पर हेडिंग डालना अकाउंटिंग। तो ऑब्वियसली अकाउंटिंग चैप्टर का मेन पार्ट है। अभी तक लगभग हम थ्योरेटिकल पार्ट पर थे कि बस हाँ कुछ कुछ बातें हो रही हैं, कुछ कुछ टर्म्स लिखे हैं, लेकिन अब हम थोड़ा सा अकाउंटिंग की तरफ जाएंगे, जिसमें आज फ़िलहाल मेरा फोकस है कि अभी आपको एक ही चीज़ सिखाऊं। तो हेडिंग डालते हैं पहले, आज एक चीज़ की अकाउंटिंग सिखाता हूं। इसका नाम लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन टू फर्म, ब्रैकेट में बाय पार्टनर। ठीक है, बस तो इसको अपना अंडरलाइन कर लेते हैं। एक ही अकाउंटिंग पर डिस्कशन करेंगे आज हम, बस। इंटरेस्ट ऑन लोन टू फर्म बाय पार्टनर। ठीक है, तो डायग्राम बना लेते हैं दोबारा से ताकि रिवाइज हो जाएगा। तो एक छोटा सा डायग्राम बना लो, एक बना लो फर्म और एक बना लो पार्टनर। पार्टनर का कुछ नाम भी रख लेते हैं, है ना, ताकि रियलिस्टिक लगे। अब पार्टनर का नाम लिख लो जॉन सीना। ठीक है, तो अब आप ही से कहानी कुछ ना कुछ पूछता रहता हूं। तो चलो आपसे पूछता हूं। तो 1 जुलाई डेट मैं लिख लेता हूं, 1 जुलाई। तो आप थोड़ी देर जॉन सीना बन के सोचो। आप बताओ जॉन सीना साहब, आपने फर्म को कितने रुपए का लोन दिया? ठीक है, तो 1 लाख लिख लो। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि 1 जुलाई को जॉन सीना साहब ने कितने रुपए का लोन दिया? 1 लाख। 1 जुलाई 2024 मान लो। ठीक है, तो कुछ भी मैंने मनगढ़ंत फिगर लिख ली। ठीक है, तो बदले में फर्म क्या बोलेगी जॉन सीना साहब को कि मैं तुम्हें बदले में क्या दूंगी अब? हाँ, तो याद आ गया कॉन्सेप्ट? सही। तो फर्म कह रही है बदले में जॉन सीना साहब को कि मैं तुम्हें बदले में क्या दूंगी? इंटरेस्ट दूंगी। तो आप बना लो ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, तो फर्म जॉन सीना को क्या देगी बदले में? इंटरेस्ट। अब कितने परसेंट इंटरेस्ट देगी ये भी आप ही बताओ। 10% पर एनम या बिना पर एनम? पर एनम। ठीक है, 10% पर एनम। ठीक है, तो ये लिख लेते हैं। तो मान लेते हैं आप जॉन सीना साहब को 10% पर एनम इंटरेस्ट दोगे। ठीक है, ठीक है। तो मैं आपकी फिगर इसलिए लिख रहा हूं ताकि कोई बच्चा ये ना सोचे कि सर आप तो घर से रट के आए थे, तो आप कोई आंखों का जादू कर रहे हो हमारे साथ। ठीक है, तो फिगर सब आपकी। ठीक है, चलो। तो नीचे एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग। एक टाइम स्केल डायग्राम बना लो जिसमें हम पूरा एक फाइनेंशियल ईयर मार्क कर रहे हैं। 1 अप्रैल 2024 से शुरू हो रहा है और 31 मार्च 2025 को ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो आप भी बना लो साथ साथ। फिर 1 जुलाई की डेट मार्क कर लो। बाकी ऐसे ही लिख रहा हूँ, 1 जुलाई को लोन लिया है ना, फर्म ने लोन लिया, तो वह ऐसे लिख लिया। चलो, तो अब आपको थोड़ा काम पे लगाऊंगा।
तो जब आप लोन लेते हो तो इंटरेस्ट क्या अगले महीने से ही देना शुरू कर दोगे या कब दोगे इंटरेस्ट? बताओ, इंटरेस्ट कब दोगे आप? इंटरेस्ट दोगे साल के एंड में। हाँ, तो इंटरेस्ट ऑन लोन आप कब दोगे? साल के एंड में। चलो, तो अब कैलकुलेट आप करो भैया। 10% निकालिए इंटरेस्ट। 2 मिनट आपके मैथमेटिक्स करने के। हाँ, ईयर एंड पर बिल्कुल सही। हमारे ऑनलाइन के चीते भी सही भेज रहे हैं। तो इंटरेस्ट निकालिए कि 1 लाख रुपए का लोन लिया, तो अब फर्म कितना इंटरेस्ट देगी 10% के हिसाब से। ठीक है, तो निकालो। मैं भी सोच रहा हूँ, आप भी सोचो। तो मेरा तो आ गया, मेरा तो आ रहा है 10,000। यही आ रहा है ना? चलो सही है। हाँ, है ना, क्योंकि हमें लास्ट में पे करना है। और लोन किसी भी दिन लिया हो, इससे क्या फ़र्क पैंदा है ना? तो इसका मतलब हम नालायक हैं अव्वल दर्जे के। क्योंकि अगर 1 जुलाई को लोन ले रहे हैं तो आपको इंटरेस्ट भी तो 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक महीनों का पहले देखना पड़ेगा। 9 महीने हो गए। हाँ, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, फरवरी और मार्च। ठीक है, 9 महीने हो गए। तो एक बच्चा नशे की अवस्था में कह रहा है 1,50,000। ठीक है, तो अब चेक कर लेते हैं। तो मेरे भाई, गणित का ना पिछली गली में एक ट्यूशन है, 5वीं कक्षा वाला। ठीक है, वो लगवाओ। ये पास पैसे देकर हुआ है स्कूल में। तो 9 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको 9/12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना आ गया? 7,500। ठीक है, तो अब देखो, ये जो 5 मिनट की कहानी थी ना, इसमें अकाउंट्स के टीचर का कोई दोष नहीं होता। लेकिन आप एग्जाम में गलत करके आओगे और बिल मेरे ऊपर फाड़ दोगे कि भाई अकाउंट्स का ट्यूटर तो बेकार है। अब ये जो 7,500 रुपये निकालना था, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, ये तो गणित की कहानी थी। लेकिन आप ये भी गलत निकाल के आओगे। ठीक है, तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मैं तो अकाउंटिंग सिखाऊंगा, कैलकुलेशन नहीं। चलो ठीक है समीर भाई, तो क्लियर हो गया। लेकिन सबको, किसी को भी दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, तो मैं अब आगे इसी तरह का दूंगा आपको पागल बनाने के लिए, तो अलर्ट रहना। चलो ठीक है, तो कैलकुलेशन पार्ट ओके हो गई। चलो, तो खैर अभी तो अकाउंटिंग पे नहीं पहुंचे हम, लेकिन हाँ, कैलकुलेशन ओके हो गई। अब मुझे अकाउंटिंग सिखानी है, तो मैं थोड़ा सा डायग्राम फिर से बना रहा हूँ। आप मत बनाओ, आप सुन लो चाहे। और बहुत अगर आपको लगता है कि तो अरे वाह मज़ा ही आ गया, तो बना लेना, आपकी चॉइस है। तो पहले समझो ध्यान से, अकाउंटिंग समझना। ठीक है, हमने 1 लाख रुपए का लोन लिया। ठीक है, 1 जुलाई को। ठीक है, तो बस आप अकाउंटिंग एस्पेक्ट सोचना। अब ये लो, मैं बुक्स ओपन कर देता हूँ। ये बुक्स खुली हुई हैं, मान लो रिकॉर्डिंग की बुक्स हैं, जर्नल एंट्री वाली। ठीक है, आप फर्म के मुंशी हो, अकाउंटेंट हो, आपको जर्नल एंट्री क्लास 11th में सिखा रखी है। तो आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया, इसकी बताओ जर्नल एंट्री। लोन लिया की, हाँ, लोन लिया, पैसा आया। हाँ, नहीं, अरे ये तो 11th, हम तो क्लास 11th में हैं। बैंक अकाउंट डेबिट। अब मैं देखो एंगल भी सिखाता हूँ, इससे अच्छी चीज़ और क्या मिलेगी आपको। देखो, आपके पास पैसा आया, एसेट बढ़ गया, तो इसीलिए बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया। लेकिन लोन लिया आपने, तो लोन क्या होता है हमारे लिए? वेरी गुड, लायबिलिटी बढ़ गई।
तो लाइबिलिटी बढ़ गई, तो इसीलिए लाइबिलिटी को क्या करेंगे, क्रेडिट। बिल्कुल सही। तो ये आप जर्नल एंट्री लिख लो भाइयों। ठीक है ना। तो देखो अकाउंटिंग एंगल भी लिख दिए, ताकि अब तो दुनिया का कोई भी बच्चा मेरे बाल नहीं नोच सकता और कोई ये नहीं इल्ज़ाम लगा सकता कि सर आप तो रटवा रहे हो एंट्री, है ना। मैंने तो अकाउंटिंग एस्पेक्ट भी लिख दिया, अब तो कोई बच्चा ये नहीं कह सकता सर आप एंट्री रटवा रहे हो। अब तो सब कुछ आपकी आंखों के सामने है। बाकी नरेशन भी बता दो। चलो हाँ, वैसे तो ये बींग बूंग अब हट गया। हाँ मतलब हट मतलब कि वो तो कई सालों से हटा हुआ है, लेकिन लिख लो चलो, बीइंग लोन टेकन शॉर्ट में। तो आपने 1 जुलाई को लोन ले लिया, सिंपल। ठीक है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं अकाउंटिंग। चलो, तो 1 लाख रुपए का लोन तो ले लिया। अब सोचना, मैं डायग्राम बना रहा हूं, मेन चीज। अब फर्म कह रही है कि ये लो जॉन सीना भाई, हम तुम्हें ब्याज दे रहे हैं, ये लो 7,500। अब आप 7,500 ब्याज दोगे। तो इसका वैसे आपने अकाउंटिंग एस्पेक्ट भी लिखा है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट याद आ गया। ये डायग्राम कौन सा था, बेसिक कॉन्सेप्ट? कौन सा डायग्राम था ये वाला? चलो दोबारा ऊपर ही देख कर आते हैं सर, जो आपने लास्ट क्लास में बनाया था। 4th याद आ गया, बेसिक कॉन्सेप्ट 4th। तो आपने इस इंटरेस्ट का उस दिन भी लिखा था एस्पेक्ट की, इंटरेस्ट जब हम पे कर रहे हैं तो क्या होता है, ये एक्सपेंस। ठीक है, तो उस दिन भी लिखा था। बाकी आज भी देखो दोबारा, मतलब लिख देता हूँ, बना देता हूँ। तो अब फर्म 7,500 का इंटरेस्ट दे रही है ना। इसका एस्पेक्ट बन गया एक्सपेंस, खर्चा। तो इंटरेस्ट की एंट्री या तो चलो आप तुक्का मार दो, नहीं तो खैर मैं तो सिखाऊंगा ही। तो इंटरेस्ट की बताओ एंट्री 31 मार्च की। श्योर? ठीक है, मैडम ये कह रही हैं। और बाकी बच्चे मारो तुक्का। हर लाइबिलिटी को क्रेडिट करते हैं श्यामा भाई बढ़ाने के लिए। तो देखो अब एक्सपेंस है, तो एक चीज तो पक्की बात है, जो डेबिट होगी ही होगी। हाँ, तो इसको तो दुनिया की कोई ताकत डेबिट होने से रोक नहीं सकती, ना आप, ना मैं, ना कोई भी। उसका रीजन है क्योंकि अगर कोई भी एक्सपेंस है तो एक्सपेंस को हम हमेशा क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट तो आपको डेबिट करना ही पड़ेगा। इसको तो दुनिया का कोई भी बच्चा मना नहीं कर सकता। तो ये क्लियर हो गया। ठीक है, तो अब डेबिट एस्पेक्ट तक तो क्लियर हो गया। अब क्रेडिट क्या करेंगे, 2। अब 2 पर सोचो, 2 क्या करेंगे, लोन अकाउंट। और एस्पेक्ट भी बताना, ताकि आपके जूनियर बच्चे ये ना कहे कि आप तो दीदी भैया रट के आते हो। मतलब जो भी बता रहे हो उसका मुझे एस्पेक्ट भी समझाना। जैसे मैं आपको समझा रहा हूं ना कि देखो एक्सपेंस है तो डेबिट, तो आप भी मुझे समझाना कि सर ये हुआ इसीलिए क्रेडिट में ये लिख रहे हैं। तो क्या हुआ वो भी आप बताओ, और क्या एस्पेक्ट हुआ वो भी बुद्धि आप बताओ। मतलब जो भी आप आंसर दे रहे हो उसका एस्पेक्ट भी समझाना है। ऐसे नहीं कि तुक्का तो मैं भी मार दूं, लिख दो यहाँ पे शाहरुख खान अकाउंट। चलो, तो पहले आपने कहा 2 बैंक अकाउंट, तो इसका आप लॉजिक समझाओ, वाई। चलो, बहुत सही लॉजिक कि भाई आप अगर 7,500 का इंटरेस्ट पे करोगे, पैसे दोगे, तो पैसे दोगे तो आपका एसेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। और एसेट कम करने के लिए आप उसको क्रेडिट करोगे। तो बिल्कुल परफेक्ट लॉजिक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो समझ आ गया बिल्कुल लॉजिक। अब दूसरी कन्या क्या कह रही थी? ठीक है, दूसरी कन्या कह रही कि सर बैंक को क्रेडिट मत करो, लोन अकाउंट को क्रेडिट कर दो।
वही तो वो कह रही है कि वो तो लाइबिलिटी फिर बढ़ गई। तो दूसरी कन्या कह रही है कि लाइबिलिटी फिर बढ़ गई। तो एक कन्या कह रही है कि पैसे दे दिए होंगे तो बैंक कम हो गया, दूसरी कन्या कह रही है कि लाइबिलिटी और बढ़ गई। नहीं, इंटरेस्ट तो एक्सपेंस होता है मैडम, वो तो गया अपनी जगह बेचारा, देखो वो तो घर गया, कह रहा मैं तो जा रहा हूँ बाय गाइस, वो तो एक्सपेंस तो डेबिट हो गया, वो तो अपने घर पहुंच गया, है ना। तो एक्सपेंस तो बेचारा ठीक हो गया, डेबिट एस्पेक्ट तो हाँ। अब ये मैं पूछ रहा हूँ कि भाई आपने पैसे दे दिए हैं तो बैंक कम कर दो, या वो कह रही है कि लाइबिलिटी बढ़ गई। अच्छा ठीक है, चलो तो मैं आप पे एक क्रॉस क्वेश्चन दे रहा हूँ तो ध्यान से सुनना। अगर मैं ये कहूँ कि आपने अभी पेमेंट नहीं करी, भाई जैसे फॉर एग्जांपल एक्सपेंस होना तो एक अलग चीज़ होती है। एक्सपेंस क्या होता है भाई? एक्सपेंस मतलब तो खर्चा, जैसे रेंट या सैलरी। लेकिन मैं अपनी जेब से निकाल के पे करूं वो एक अलग बात होती है। तो अब मुझे बताओ, अगर मैंने ये 7500 अभी तक पे नहीं करे हैं, फॉर एग्जांपल ऐसा सोचो, पे नहीं करे, आउटस्टैंडिंग है, राइट, आउटस्टैंडिंग है, राइट, है ना, आउटस्टैंडिंग है अगर, तो क्या आप तब भी बैंक क्रेडिट करोगे? हाँ, तब वो लाइबिलिटी बन जाएगा, राइट, तब वो क्या माना जाएगा? लाइबिलिटी माना जाएगा। वेरी गुड। तो अगर आपने अभी तक पेमेंट नहीं करी तो लॉजिक क्या है, फिर हम उसको क्या मानेंगे? लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग, राइट। चलो तो यहाँ तक क्लियर हो गया। ऑनलाइन के चीज़ों यहाँ तक क्लियर हो गया मेरे भाइयों कि अगर पेमेंट नहीं करी तो फिर तो लाइबिलिटी मानना पड़ेगा। चलो ठीक है, तो वेलकम टू क्लास 12th। तो अपना क्लास 12th के अंदर सीबीएसई भाई कह रहा है कि यही मानना है हमें कि हमने पेमेंट नहीं करी, यही मानना है। तो हम कहते हैं ठीक है भाई, जो तुम बोलो वो सर आंखों पर। तो हम क्या मानते हैं अकॉर्डिंग टू सीबीएसई? ही अभी पेमेंट नहीं करी, हाँ, वो अभी भी आउटस्टैंडिंग है, तो हम इसीलिए उसको लाइबिलिटी बना देते हैं। तो आपने सोचा सही, आपकी सोच को दाद देते हैं, लेकिन सीबीएसई ये कहता है कि भाई अभी पेमेंट नहीं करी, ये मानना है। तो पेमेंट नहीं करी तो ठीक है, फिर लाइबिलिटी क्रिएट कर देते हैं। तो दूसरी कन्या ने जो बताया वो सही बताया, हालांकि पहली कन्या का भी सही था। तो आंसर दोनों सही थे, लेकिन एग्जाम में आपको कौन सा फॉलो करना है? ये वाला, सेकंड वाला। और उसका रीज़न मैंने बता दिया कि भाई लाइबिलिटी बढ़ानी है हमको, है ना, लाइबिलिटी बढ़ानी है हमको। अब मैं कुछ याद दिलवाता हूँ आपको, ये मैं रब कर दूंगा 2 मिनट बाद, बस देख लो। जो बच्चा क्लास 11th अगर जिसको याद हो थोड़ी बहुत, उनको याद दिलवा रहा हूँ, फिर मैं ये हटा दूंगा। वैसे आपको अगर याद हो, आप लोन लाइबिलिटी में लिखते थे बचपन में, और अगर आपको याद हो इंटरेस्ट ऑन लोन आउटस्टैंडिंग अगर होता था तो वो उसमें जोड़ते थे बचपन में, याद है? तो आपने तब तो रट लिया था, लेकिन अब आज वो समझ में आ रहा है लॉजिक? तो अभी भी तो आप वही काम कर रहे हो। आपने लोन कितने का लिया? 1 लाख का, और अब उसी लोन पर इंटरेस्ट भी कितना देना पड़ेगा आपको? 7500 का। तो आपका लोन 1 लाख का था, वो भी लाइबिलिटी, और अब इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, वो भी लाइबिलिटी। तो ये बचपन में करते थे ना आप 11th में, तो बस वही तो एप्लीकेशन हो रही है। अब क्लियर हो गया 11th के लिंक से? चलो ठीक है, तो ये बैलेंस शीट हटा देता हूँ, ये तो 11th की थी। अच्छा, अब इसके नीचे आ जाते, यहाँ तक लिख लिया सबने दोनों अकाउंटिंग एंट्री? ठीक। अब एग्जामिनर कहता है लोन अकाउंट बनाकर दिखाओ। हाँ, लेजर। तो ऊपर की दोनों जर्नल एंट्रियों को अब लेजर में पोस्ट करते हैं, तो एक 6 लाइन का लेजर बना लेते हैं। ठीक है, ऊपर की दोनों जर्नल एंट्रियों को क्वेश्चन कहता है कि लेजर में बनाकर पोस्ट करके दिखाओ। ठीक है, तो आप एक लेजर का फॉर्मेट बना लो।
डेट पर्टिकुलर रुपी और डेट पर्टिकुलर रुपी। ठीक है, तो छोटा सी लेजर है, बस 2 ही एंट्रियां हैं, तो एंट्रीज जर्नल एंट्री को देखकर बस आपको पोस्ट करना है। ठीक है, तो पहले बना लो आप ढांचा पहले से। चलो, तो पहली एंट्री की पोस्टिंग कैसे करोगे लोन अकाउंट में? पहले एंट्री लिखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट। बताओ इसकी पोस्टिंग। चलो ठीक है, तो ये तो 11th की बातें हैं। पहले आप डेट लिख लो 1 जुलाई और क्रेडिट साइड पे पोस्ट कर दोगे बाय बैंक अकाउंट। ठीक है, 1 लाख रुपए। ठीक है, तो पहली एंट्री की तो पोस्टिंग सही। उसके बाद दूसरी एंट्री की भी पोस्टिंग करते हैं। दूसरी एंट्री आपने लिखी है इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट, तो इसकी पोस्टिंग। ठीक है, तो डेट 31 मार्च लिख लेते हैं और क्रेडिट साइड पर बाय इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट 7,500। ओके, बस तो 2 ही एंट्रीज थी, दोनों की पोस्टिंग करनी है, ख़त्म। फिर आप टोटल कर लो 1,07,500, इसको कास्टिंग बोल देते हैं, और फिर आप बैलेंसिंग कर लो येलो कलर। ठीक है, तो 31 मार्च टू बैलेंस कैरिड डाउन 1,07,500। तो दोनों एंट्रियों की आपने पोस्टिंग कर ली। ठीक है, तो समझ आ गई? अच्छा, तो बिल्कुल यहां तक क्लियर हो गया। अब इसमें एक एस्पेक्ट और जोड़ देता हूं थोड़ा सा आपको, क्योंकि इतना तो समझ ही गए ना। अब हमने एक्सपेंस लिखा था एक, जो येलो कलर का रखा है ना, जो पूरा मेन चर्चा का विषय है, इंटरेस्ट ऑन लोन, है ना, एक्सपेंस। अब ये एक्सपेंस जो होते हैं, या कोई भी एक्सपेंस जो होते हैं दुनिया के, ये जो भी एक्सपेंस होते हैं, ये अल्टीमेटली कहाँ चले जाते हैं? और ये एक्सपेंस को तो आपने आज एक टर्म से भी नवाजा था। एक्सपेंस को आपने शुरू में राक्षस, हाँ याद है ना, एक्सपेंस को शुरू की कहानी में आपने क्या बोला था? वेरी गुड, तो ये हुई ना अच्छी बात। तो आपने अब एक्सपेंस को तो क्या भी बोल दिया था? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। वेरी गुड। तो अब देख लो मेरे भाइयों बहनों, तो ये राक्षस है, ये जो आपने अभी कॉन्सेप्ट सीखा ना, जिसकी अकाउंटिंग सीख रहे हो, तो किसकी अकाउंटिंग सीख रहे हो? ये राक्षस की। तो ये राक्षस है, एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस कहाँ चला जाता है? हाँ, P&L अकाउंट के डेबिट साइड पर। वेरी गुड। तो यहाँ और लिख लो अपनी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ये भाइयों बहनों एक्सपेंस है, और एक्सपेंस को आज आपने सीख लिया नया टर्म, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो इसको P&L अकाउंट में हम डेबिट कर देंगे, है ना, क्योंकि एक्सपेंस है तो सारे एक्सपेंस P&L अकाउंट में डेबिट हो जाते हैं। तो ये मैंने आपकी आंखों के सामने दिखा दिया कि भाई इसको बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, क्योंकि ये एक्सपेंस है। और एक काम और करवा लेता हूं आपसे, इसकी जर्नल एंट्री बोलना। हाँ हाँ, तो लेजर को देख के देखो भाई, जैसे आप जर्नल को देख के लेजर करते हो, तो लेजर को देख के जर्नल भी तो आनी चाहिए। तो इस लेजर की पोस्टिंग को देख के बताओ इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? हाँ, तो इसकी जर्नल एंट्री अगर लिखनी हो तो होगी P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट।
तो किसी भी एक्सपेंस की अगर जर्नल एंट्री लिखनी हो पीएनएल वाली तो ये हो जाएगी। और आप देख भी रहे हो तो सिंपल है, तो लेजर की पोस्टिंग को देखकर आप खुद भी लिख सकते हो। तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। बाकी नरेशन लिख लेते हैं, बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर्ड टू पीएनएल अकाउंट, बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट, है ना। तो कितनी बढ़िया चीज सीख ली आपने। राक्षस देख लिया, राक्षस का नाम देख लिया, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इस एग्जाम्पल में, इस अकाउंटिंग में इंटरेस्ट ऑन लोन बोल रहे हैं उसको, वो सीख लिया। इंटरेस्ट ऑन लोन की जर्नल एंट्रीज देख ली। लेजर बोलेगा क्वेश्चन तो लेजर बना सकते हो, मतलब कुछ भी कहेंगे तो आपने हर एंगल से अकाउंटिंग कवर कर ली। ठीक है, समझ आई अकाउंटिंग हर एंगल से, कोई भी दिक्कत तो नहीं है। चलो ठीक है, तो बहुत बढ़िया। बस तो इसको आप क्लोज कर सकते हो। तो बेसिकली आज हमें एक ही अकाउंटिंग को सीखना था। तो इसी तरह से जब चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो और कॉन्सेप्ट्स की भी अकाउंटिंग आएंगी, है ना। चलो डन, बस यही था आज का काम। छुट्टी।